जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्रमवार तरीके से देखें तो फ्रांसीसियों से पहले डेनिश आए थे। जैसा कि क्रम था कि सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश और फ्रांसीसियों, इस क्रम में इन्होंने अपने सबसे पहले भारत में कंपनी खोली। तो इस क्रम में ही फ्रांसीसियों से पहले जो कंपनी खोली भारत में वो डेनिश थे। तो डेनिश इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन फिर भी कभी कभी पूछ जाता है उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ और कब खोली। तो डेनिश ने, जो कि डेनमार्क, उनको ही डेनिश कहते हैं, इन्होंने 1616 में तंजौर की एक जगह थी त्रावणकोर, वहाँ अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इसके बाद इन्होंने फिर श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री खोली। ये अपना ज़्यादा खासा प्रभाव व्यापार में भारत के अंदर नहीं छोड़ पाए, जिस कारण से इनको ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाए, जिस कारण से इन्होंने 1745 में अपनी सारी कोठियाँ अंग्रेज़ों को बेच दी। यहीं से पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन डेनिश में। अब हमारा जो टॉपिक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बात सन 1664 की है, जब भारत में औरंगजेब का शासन था और फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 14। तो फ्रांस का जो राजा था लुई 14, उसका एक मंत्री था कोलवर्ट। कोलवर्ट नाम का मंत्री राजा को सलाह देता है कि वह बताता है कि भारत के अंदर कैसे ब्रिटिश, डच, अंग्रेज व्यापार करके बहुत सारा मुनाफा कमाकर अपने देश को ला रहे हैं कंपनियों के माध्यम से। तो क्यों ना हम भी एक अपने देश की कंपनी खोल के भारत भेजें और वहाँ व्यापार से मुनाफा कमाएं। इस सलाह को मानकर लुई 14 क्या करता है, 1664 में एक सरकारी कंपनी होता है, कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल के नाम से अपनी कंपनी बनाता है और उसको भारत में पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए भेज देते हैं। तो सर्वप्रथम 1668 में ये अपनी पहली कोठी सूरत में खोलते हैं। अब सूरत में पहले से ही फ्रांसीसी से पहले डच, अंग्रेज और ये पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे। इनका आपसी समझ, लोगों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा था। इनको व्यापार करने की अच्छी खासी सूझबूझ थी, जो कि इनके पास पुराना अनुभव था, जो कि फ्रांसीसियों के पास नहीं था, जिस कारण से फ्रांसीसी अपना यहाँ पैर जमाने में थोड़ा इनको बहुत खासी परेशानी आ रही थी, जिस कारण ये क्या सोचते हैं कि क्यों ना ये अपनी एक और फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाएं। तो ये उसके एक साल बाद 1669 में अपनी अगली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। वहाँ पर भी अंग्रेज और ये डच, इनका प्रभुत्व था। फिर भी इनसे एक गलती हो जाती है 1672 में। इनका एक था एडमिरल डे, जिसके नेतृत्व में ये क्या करते हैं, गोलकुंडा का एक जमींदारी में सैनथोम नाम की जगह थी, वहाँ पर ये कब्जा कर लेते हैं। यह बात डच क्या करते हैं, डच और इन सब के बीच में आपस में सबके प्रतिद्वंद्विता थी कि कौन अपना ज़्यादा राजा के पास वर्चस्व बना के रखे, प्रभाव बना के रखे, जिस कारण उनको व्यापार करने में सुगमता आई। तो डच क्या करते हैं, गोलकुंडा के जो शासक था उसको जाकर बताते हैं कि उन्होंने फ्रांसीसियों ने सैनथोम पे कब्जा कर लिया है। तो गोलकुंडा के शासक के साथ डच मिलके फ्रांसीसियों से युद्ध छेड़ देते हैं और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, जिस कारण से गोलकुंडा का शासक खुश होकर डचों को सैनथोम दे देता है। डच की यहाँ राजनीतिक सूझबूझ काम आती है और किस प्रकार आसानी से वो सैनथोम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद इनका था एक फ्रांसिस मार्टिन को ही फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये जो फ्रांसिस मार्टिन था, जो इनकी फैक्ट्रियाँ थी सूरत में और मछलीपट्टनम में, इन दोनों का भी प्रशासक था। फ्रांसिस मार्टिन क्या करता है कि एक हैदराबाद के अंदर एक जगह थी वालीकोटपुरम, वहाँ का सूबेदार था शेर खां, उसके पास जाता है और उससे एक पुदुचेरी नाम का एक ग्राम होता है, पुदुचेरी, जो कि कालांतर में पांडेचेरी नाम हुआ, उसको ले लेता है। और पुदुचेरी में ये क्या करते हैं, 1674 में एक किला बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फोर्ट लुई। अब कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि फोर्ट लुई कहाँ पर स्थित है, या फोर्ट लुई का जो संबंध है वो फ्रांसीसियों से है। जो 1674 में जहाँ ये किला बनाते हैं पांडिचेरी में, फ्रांसीसी पांडिचेरी को हमारे देश की आज़ादी के बाद यानी 1954 में छोड़ते हैं। 1954 तक अपना कब्जा बना के रखते हैं फ्रांसीसी पांडिचेरी पर। इसके बाद 1690 में बंगाल का जो सूबेदार था शाइस्ता खां, उससे इनको चंद्रनगर मिल जाता है, यहाँ भी अपनी फैक्ट्री खोल देते हैं। यानी इनके यहाँ पर व्यापार जो था वो चरम पर चल रहा था, डेली फल फूल रहे थे, अच्छे रूप से अपना विस्तार कर रहे थे, लेकिन कंपनियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता बहुत ज़्यादा थी। 1697 में क्या होता है, जो डच होते हैं वो इन
फ्रांसीसियों पर हमला कर देते हैं और इनसे पांडिचेरी छीन लेते हैं और 5 साल तक डच अपना कब्जा करके रखते हैं पांडिचेरी पर। इसके बाद 1698 में 5 साल बाद डचों की और फ्रांसीसियों के बीच में एक संधि होती है जिसको रिजविक की संधि कहते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, रिजविक की संधि की डेट पूछ ली जाती है, तो थोड़ा इसको याद रखेंगे। रिजविक की संधि के बाद फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल जाता है और ये अपना व्यापार पुनः प्रारंभ कर देते हैं। 1704-5-6 के आसपास आते आते फ्रांसीसियों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। वैसे इस दौरान भी अपने मालाबार यानी मालाबार तट पर माहे में 1724 में, करिकल में आदि जगह अपनी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, लेकिन इनका यहाँ धीरे धीरे ह्रास होता है। इनकी थोड़ी सी जो काया पलट होती है वो 1742 में डुप्ले के आने के बाद होती है। अब जो कंपनियों के बीच में सर्वोच्चता के लिए युद्ध चले थे और इसी श्रृंखला में सर्वोच्चता के लिए इन 3 युद्ध होते हैं फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच, जिनको हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।